हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही थी और पॉलिटी में इससे पहले 2 लेक्चर मैं करा चुका हूं आप लोगों को। एक तो दोस्तों था हमारा टॉपिक, सबसे पहले मैंने आप लोगों को पार्ट्स याद कराए थे और इसके बाद जो सेकंड टॉपिक था वो था हमारा शेड्यूल, यानी मैंने 12 की 12 अनुसूचियां आप लोगों को याद कराई थी और उससे रिलेटेड कौन कौन से अमेंडमेंट है तो ये आप लोगों को याद रखना था। तो उसी सीरीज में ये है हमारा लेक्चर नंबर 3। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक कौन सा होगा तो टॉपिक मैंने बता दिए थे। मैं आप लोगों को सबसे पहले पॉलिटी में क्या कराने वाला हूं, जिसको नहीं पता तो वो सबसे पहले लेक्चर फर्स्ट देखिए, तभी इस पे आइएगा भाई। तो पॉलिटी का ये लेक्चर 3 है भाई। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक है जो हमारा है डीपीएसपी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये टॉपिक है भाई आज हमारा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ ए स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है भाई, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा भाई, ये बताओ ये संविधान के किस भाग में इसका जिक्र है भाई। डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में आते हैं तो आप क्या बोलोगे, सर ये आते हैं भाग 4 में। और अच्छा भाई, आर्टिकल पूछूं तो कितना से कितना, तो आप याद रखोगे आर्टिकल 36 से 51 तक भाई हमारा किसके बारे में जिक्र है, डीपीएसपी के बारे में है। क्या आप लोगों को समझ आया। तो दोस्तों, एक आर्टिकल आप लोगों को याद होना चाहिए 51 तक, ठीक है। कौन कौन से आर्टिकल है वो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल इजी है, सारे के सारे आर्टिकल याद रखेंगे। और एक पॉइंट और सुन लो, ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, हमने किस देश से लिए हैं तो आप लोग याद रखना, ये ना हम लोगों ने आयरलैंड देश से लिए हैं। कहां से लिए हैं, आयरलैंड से। एक छोटा सा पार्ट बताया मैंने, डीपीएसपी कहां से लिए हैं, आप बोलोगे आयरलैंड से लिए गए हैं। क्या आपको समझ आया। चले भाई, अब स्टार्ट करते हैं डीपीएसपी के। डायरेक्ट सीधा टॉपिक पे आता हूं। डायरेक्ट भाई आप लोगों को आर्टिकल याद रखने हैं, मैंने बता दिया है। डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन आएगा, फिर से सुनो भाई। आर्टिकल 36, आर्टिकल 37 इंपॉर्टेंट है नहीं भाई, बेशक याद मत करना। हालांकि है क्या, आर्टिकल 36 में तो राज्यों की परिभाषा है, राज्यों की डेफिनेशन है, और 37 में लिखा है कि जो डीपीएसपी है ना ये फोर्सेबल नहीं है। तो यानी आप इनको याद मत करो भाई। अब जो आप लोगों को याद करने हैं वो कहां से करने हैं, आर्टिकल 38 से। तो सुनो भाई, हम सबसे पहले 38 से याद करेंगे। आर्टिकल 38 है, 39 है, 39A है। सबसे पहले ये 3 आर्टिकल याद रखो भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सीरीज चलेगी हमारी, पहले बता देता हूं। फिर चलेगी सीरीज एक भाई 40, 41, 42, एक 43A भी है और 43B भी है। एक यहां तक सीरीज चलेगी हमारी, समझ आया। इसके बाद जो आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, फिर हमारा 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 51, ये अनुच्छेद, ये आर्टिकल हम लोगों को याद करने हैं। मैंने कहा था डायरेक्ट सारे के सारे भाई, कोई भी पेपर में आर्टिकल आएगा, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, इनका एक एक आर्टिकल आप लोगों को याद करना है। मैंने पहले बता दी थी भाई, समझ आया। जो जो टॉपिक बताता जाऊं वो करना है तो करना है। देखो पूरा हम लोगों को ना, मैंने कहा था थोड़ा सा हिंट जानना है सिर्फ और हमारा काम चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आर्टिकल 44 से स्टार्ट करता हूं और 51 तक आता हूं भाई। आर्टिकल 44 में क्या है, 45 किससे संबंधित है, 46 किससे संबंधित है। तो इस प्रकार हम चीजों को क्या करेंगे, याद रखेंगे। देखो भाई, आर्टिकल 44 में क्या है ना, सबसे पहले तो याद रखना यूसीसी के बारे में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लोगों से पूछा जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा भाई, अब टाइम बहुत कम है। जस्ट आप लोगों को जानना है कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है। यानी मैं आप लोगों को ना सीधी सी बात है, इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं जो आप लोगों को याद करनी ही करनी है भाई, समझ आया। तो सुनो भाई, आर्टिकल 44 किससे संबंधित है, यूसीसी। देखो सीसी भी डबल आया, 4 भी डबल बार आया ना, 2 बार है ना, 2 बार सीसी, 2 बार 4। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब ये है क्या, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं। देखो भाई, हमारे देश में ना 2 तरह के केस होते हैं। हमारे देश में कितने तरह के केस होते हैं, 2 तरह के। एक होता है दोस्तों सिविल केस और एक होता है क्रिमिनल केस। जब भी आप लोग भाई कोर्ट में जाते हैं ना, कोर्ट में आप मुकदमा लड़ने के लिए गए हैं, कोई भी केस है, वो केस को ना वो 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। या तो वो जो केस आया है कोर्ट के पास वो सिविल केस है, और या वो कौन सा केस है भाई, क्रिमिनल केस है। सिविल केस का मतलब होता है दीवानी मामले, और क्रिमिनल केस का मतलब होता है दोस्तों फौजदारी मामले। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई। सिविल केसेस कौन से होते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं। सिविल केसेस किसको कहा जाता है भाई, क्रिमिनल केस किसको कहा जाता है, ये चोरी डकैती हत्या रेप। चोरी है भाई, डकैती है,
हत्या कर दी किसी की, रेप कर दिया किसी का, तो ये किस तरह के केस है भाई? ये क्रिमिनल मामले हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? फौजदारी मामले। अच्छा भाई, सिविल केसेस होता है भाई, पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया नाली के ऊपर, पड़ोसी के साथ क्या हो गया? झगड़ा हो गया भाई, लड़ाई होगी। अच्छा भाई, तलाक का चल रहा है भाई, तलाक का मामला चल रहा है, ठीक है, मैरिज का कुछ चल रहा है पंगा। तो ये जो केस होते हैं ना, ये किस तरह के केस है भाई? ये सिविल केस है। तो दो तरह के केस होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। अब बात सुनो भाई, हमारे देश में पता है क्या है दोस्तों, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो किसी भी धर्म का हो, अगर किसी ने मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में मान लो रेप की सजा फांसी की सजा है, अगर किसी ने रेप किया तो उसको फांसी पे चढ़ाया जाएगा। चाहे वो हिंदू हो, हिंदू ने रेप किया होगा उसको भी फांसी पे चढ़ाया जाएगा, मुसलमान हो उसने रेप किया उसको भी फांसी पे चढ़ाया जाएगा, चाहे भाई जैन वाला हो, सिख वाला हो, कोई भी हो। तो यानी हमारे देश में ना क्रिमिनल केस में तो क्या है? समानता है। जो क्रिमिनल केसेस में है ना, वो सब लोगों के लिए एक समान कानून है। हमारे देश में क्रिमिनल केस में हर धर्म के लोगों के लिए क्या है? एक समान कानून है। लेकिन सिविल केस में ना दोस्तों, धर्म के हिसाब से, हर धर्म के हिसाब से अलग कानून है। हर धर्म के हिसाब से क्या है? अलग कानून है। क्या आपको समझ आया दोस्तों? यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं ना, जैसे हिंदुओं में अगर तलाक का कुछ चलता है तो हिंदुओं में क्या होता है, अगर तलाक हो जाता है तो भाई पता है क्या हो जाता है, यानी लड़के को ना, लड़की को तब तक एलिमनी देनी पड़ती है। एलिमनी होता है तलाक के प्रति दी जाने वाली राशि, जब तक उस लड़की की या तो दूसरी शादी नहीं हो जाती, या वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती, यानी या उसकी नौकरी नहीं लग जाती, तब तक हिंदू धर्म में क्या करेगा, जो मेल कैटेगरी है वो उससे क्या देगी? पेमेंट देगी। क्या आपको समझ आया? लेकिन मुसलमान धर्म में ठीक क्या होता है? मुसलमान धर्म में ऐसा नहीं होता। मुस्लिम्स क्या करते हैं दोस्तों? 3 महीने तक वो एलिमनी देंगे, इसके बाद तू कौन मैं कौन, मैं आपको नहीं जानता। तो आप देख सकते हैं, एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया, मैं मुसलमान को गलत नहीं ठहरा ना मैं हिंदू को गलत ठहरा हूं भाई, मैं सिंपल एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सिविल केसेस में ना, सिविल केसेस में हमारे देश में ना एक समान कानून नहीं है। तो आर्टिकल 44 यही कहता है, आर्टिकल 44 यही कहता है भाई आप ना सिविल केसेस में भी एक समानता लाओ, एक समानता लेके आओ। तो इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आपको मेरे ख्याल से सारी चीजें पता चल गया भाई। तो आर्टिकल 44 सीधी सी बात है, सिविल केसेस में भी एक समानता की बात करता है हर धर्म के लिए। चले भाई, तो आर्टिकल 44 हम सीख चुके क्या है। आगे आर्टिकल 45 किससे रिलेटेड है भाई? 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं ना, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को उनको अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली जो चाइल्डहुड है दोस्तों, उनको केयर करनी है उनकी, और क्या करनी है? उनको एजुकेशन देनी है। उनको क्या देनी है? एजुकेशन देनी है। यानी भाई 6 वर्ष तक के बच्चों को ना आप लोगों को क्या देनी है? शिक्षा देनी है। 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए दोस्तों, बच्चों के लिए क्या करना है? शिक्षा का प्रावधान है। शिक्षा का और उनकी केयर का, शिक्षा और देखभाल का क्या है? प्रावधान है। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? ये सब कुछ दोस्तों आगे लिखा हुआ है, आपको उतारना नहीं है, बस सिंपल एक इमेज बनानी है। आर्टिकल 44 क्या है? आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। आर्टिकल 45 क्या है? आप बोलोगे 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री है, और उनकी शिक्षा और देखभाल का क्या है? प्रावधान है, प्रोविजंस है। अब सुनो, आर्टिकल 46 है भाई SC ST या OBC, जो भी पिछड़ी जाति के वर्ग के लोग है ना, उनको भाई उनको क्या करना है? उनकी देखभाल करनी है, उनको प्रोटेक्शन देनी है, उनकी सारी चीजें हैं। तो आप बोलोगे 46वां किससे रिलेटेड है? SC ST OBC को क्या करना है? आगे बढ़ाना है। समझ आया? आर्टिकल 47 में क्या है? इन्हीं का ना इंप्रूव करना है। क्या करना है? इंप्रूव। क्या इंप्रूव करना है? आप बोलोगे इनका लाइफ स्टाइल क्या करना है? इंप्रूव करना है। फिर से देखो भाई, आर्टिकल 46 है SC ST OBC से रिलेटेड भाई, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को ना, पिछड़े वर्ग के लोगों से संबंधित प्रावधान है, यानी उनको एजुकेशन देनी है, उनके SC ST को क्या करना है? ऊपर बढ़ाना है। ये कहां पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 46 से लिखा हुआ है। और भाई बढ़ाओगे कैसे? तो वो 47 है, उनकी इंप्रूव करनी है। क्या? उनकी लाइफस्टाइल, पोषण स्तर। यानी आप लोगों से क्वेश्चन आएगा, पोषण स्तर को बढ़ाना, यानी उनकी लाइफ को इंप्रूव करना। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 47 से लिखा हुआ है भाई, आर्टिकल 47 से लिखा हुआ है। क्या आपको समझ आया है? नहीं आया भाई? समझ आया या नहीं आया? अरे ऐसे याद रखने, सिंपल 48AB है भाई। समझ आया? ये 49, 50 और 51। देखिए भाई, सिंपल सी बात सुनना, आर्टिकल 44 से स्टार्ट किया, पहले 51 तक याद करें हर एक आर्टिकल। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड,
आर्टिकल 45 क्या है, 6 वर्ष तक के बच्चों की क्या करनी है, देखभाल करनी है, सिंपल बात होगी। 40 हो गया, 40 में क्या है, SC ST OBC की देखभाल करनी है, ठीक है 40 हो गया। 47 देखो अब क्या है, 47 इंप्रूव करनी है उनकी लाइफस्टाइल, जीवन स्तर को बढ़ाना है, जीवन स्तर को क्या करना है, जीवन स्तर या पोषण स्तर को क्या करना है, जीवन या लाइफस्टाइल और उनका मेल न्यूट्रिशन लेवल को क्या करना है, इंप्रूव करना है। क्या समझ आया भाई, क्लियर है या नहीं है? अच्छा भाई 48 में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, पहले लिख देता हूं मैं, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है दोस्तों आप लोगों को कृषि और पशुपालन जो है ना, कृषि एवं पशुपालन जो है वो वैज्ञानिक ढंग से करना है। कृषि एवं पशुपालन किस तरीके से करना है, वैज्ञानिक ढंग से करना है। ये कहां लिखा हुआ है, ये कहां लिखा हुआ है, आर्टिकल 48, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार भाई हर पेपर में आता रहता है आर्टिकल 48। कृषि और पशुपालन को कैसे करना है, वैज्ञानिक ढंग से। वैज्ञानिक ढंग का मतलब होता है साइंटिफिक वे में। एक बात आओ, हमारे देश में क्या होता है, अगर हम खेतों में पानी देते हैं ना तो पानी दे ही जाते हैं, बहुत सारा पानी क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। नहीं भाई, जितना पानी चाहिए ना उतना दो ना। तो यानी वही तो होता है साइंटिफिक वे में क्या करना, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री यानी पशु को पालना है। तो सिंपल सी बात है, 48 में है कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक ढंग से पालना है भाई। आगे इसमें 48 ए भी प्रोटेक्शन की बात करता है और 49 भी किसकी बात करता है, प्रोटेक्शन की बात करता है। अच्छा भाई 48 ए है, ये देख लो पॉइंट सुन लो, 48 किसके संरक्षण की बात करता है, तो आप बोलोगे भाई ये बात करता है फॉरेस्ट की, यानी आप लोग कहोगे पेड़ पौधों की रख रखाव या पेड़ पौधों का संरक्षण करना है। ये कहां लिखा हुआ है, पेड़ पौधों का संरक्षण करना है, कहां लिखा हुआ है, 48A में। जस्ट मैं हिंट दे रहा हूं, मैं कोई किताबी लैंग्वेज नहीं बता रहा भाई आप लोगों को, मैं सिंपल चाह रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सी लाइन में आप चीजों को क्या करो, याद करो भाई। एक बार फिर से देखो, 48 में तो हमने प्रोटेक्शन किया फॉरेस्ट का, 49 में प्रोटेक्शन किया है हमने मोन्यूमेंट्स का। मोन्यूमेंट्स होता है भारत की स्मारकों का, भारतीय स्मारकों का। भारतीय स्मारक का मतलब होता है दोस्तों हमारे जो ताजमहल है, लाल किला है, जो हमारे देश की धरोहर है भाई। ताज किला है, ठीक है, लाल किला है, ताज किला का मतलब ताजमहल ही होता है। कभी ये सोचो ये क्या लिख दिया, समझ आया? तो ताजमहल, लाल किला, जितने भी हमारे मोन्यूमेंट्स है ना उनको क्या करना है, बचाना है। ये कहां लिखा हुआ है, 49 में लिखा हुआ है। सीधी सी बात है, आपसे पेपर में यही क्वेश्चन आ जाएगा भाई, पेड़ पौधों को बचाना है, कौन सा आर्टिकल, 48A। कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक ढंग से करना है, कौन सा आर्टिकल, 48। भाई ये बताओ लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना है, 47। SC ST OBC का ख्याल रखना है, 46। समझ आया? 6 वर्ष तक के बच्चों को ख्याल रखना है, 45। यूनिफॉर्म सिविल कोड 44। भाई बताओ भाई कितना आसान है, देखो कितना आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है दोस्तों। अच्छा भाई अब 50 51 देखो भाई, 50 में क्या है, 50 में क्या है, सेपरेशन है भाई। सेपरेशन है यानी अलग करना है, किसको, सेपरेशन है किसको, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन है। अब ये क्या लिखा हुआ है, पॉइंट सुनना भाई, आप लोग लिखोगे कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का दोस्तों क्या है, न्यायपालिका क्या क्या है, पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब है उनको अलग करना है। कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण है भाई, यानी देखो क्या होता है, जुडिशरी ना एग्जीक्यूटिव के काम में टांग अड़ाती है, एग्जीक्यूटिव क्या करती है, जुडिशरी के काम में टांग अड़ाती है। अब ये है क्या, ये आगे टॉपिक आएगा मेरा पार्ट 5 जब समझाऊंगा। अभी के लिए बस याद रखना दोस्तों, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखना है, यानी कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में टांग ना अड़ाए, न्यायपालिका इनके काम में टांग ना अड़ाए। तो इसलिए इनकी पावर को क्या कर दो, पहले ही अलग कर दो भाई, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, सीधी सी बात है। तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 50। तो याद रखने का तरीका है 50-50 पावर दे दो भाई, 50-50 पावर दे दी भाई, 50% इसको दे दी, 50% इसको दे दी, तो 50-50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। अच्छा भाई 51 में क्या है, 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को क्या देना है, शांति एवं सुरक्षा को क्या देना है, बढ़ावा देना है, को बढ़ावा देना है। ये कहां लिखा हुआ है, 51 में, यानी इंटरनेशनल पीस
इंटरनेशनल पीस की बात करते हैं, पीस एंड सिक्योरिटी की। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को क्या करना है, इंप्रूव करना है। यानी अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का मतलब है दोस्तों हम लोगों को ना पूरी दुनिया में शांति स्थापित, पीस स्थापित करके रखना है। ये नहीं भाई लड़ाई झगड़ा करते रहो किसी के साथ और आपस से सहयोग को बढ़ावा दो, आतंकवादियों से सुरक्षा करो, पूरे देश यानी एक फैमिली की तरह चलो। तो अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को क्या देना है, बढ़ावा देना। कहां लिखा हुआ है, आर्टिकल 51 में। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप लोगों को स्टार्टिंग में लग रहा होगा ये टिपिकल लगेगा, लेकिन याद करना है, डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक लाइन याद करो कि 3 लाइन में करना है। पहले 43 फेज में याद रखेंगे, 44 से लेके 51 तक याद रखेंगे, फिर 40 से लेके 43 बी तक याद रखेंगे और फिर 38 से लेके 40 तक याद रखेंगे। अब सुनो, आप बताओ सारे के सारे, आप बताओ एक बार भाई 44 में क्या था, 45 क्या था, 46 क्या था, 47 क्या था, 48 और एक 48A भी था भाई। समझ आया? चले भाई, एक 49 हमने पढ़ा, 50 पढ़ लिया, 51 पढ़ लिया। अब आप बताओगे कौन सा किससे संबंधित है। 44 244 है तो यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 में आता है। 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल करनी है। कहां लिखा हुआ है, 45 में। भाई SC ST OBC की देखभाल करनी है, सिंपल ये याद रखना है, SC ST OBC की देखभाल करनी है। कहां लिखा हुआ है, 46 में। भाई इनकी लाइफस्टाइल को क्या करना है, इंप्रूव करना है। जीवन स्तर और पोषण स्तर को क्या बढ़ाना है, इंप्रूव करना है। 47 में लिखा हुआ है। अच्छा भाई 48 में क्या लिखा हुआ है, 48 में दोस्तों आप लोगों को पता है कृषि और पशुपालन को किस तरीके से करना है, कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक ढंग से करना है। कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक ढंग से करना है। कहां लिखा हुआ है, 48 में लिखा हुआ है। अच्छा 48A में और 49 में प्रोटेक्शन की बात है। यहां तो प्रोटेक्शन है हमारे एनवायरमेंट की या हमारे फॉरेस्ट की, है ना, पशुओं को और सॉरी पेड़ पौधों को क्या करना है, बचाना है। कहां लिखा हुआ है, 48A में। अच्छा भाई 49 में प्रोटेक्ट करना है किसको, मॉन्यूमेंट को, मॉन्यूमेंट्स हमारे बिल्डिंग स्मारकों को बचाना है ना। 50 में क्या है, 50-50 यानी आप समझ गए, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को क्या करना है, उनकी पावर को सेपरेशन करना है। 59 क्या है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। समझ आया नहीं आया बताओ भाई, क्लियर है या नहीं है, क्लियर है या नहीं है। एक बार यहाँ पे देख सकते हैं भाई, हिंदी वाले बच्चे देखना पहले तो भाई, हिंदी वाले बच्चे देखना बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों के लिए ना मैंने बिल्कुल लाइट उसमें लैंग्वेज लिखवाया हुआ है। आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज जिस प्रकार आप याद कर पाओ भाई। आर्टिकल 45 देखो क्या है, आर्टिकल 45 देख रहे हैं भाई आप लोग क्या है, आर्टिकल 44 घरेलू समान न्याय है, यानी ये आप लोग याद रखना यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हालांकि ये सही लिखा हुआ है इन्होंने दीवानी, लेकिन आपको कभी समझ ना है, मैं ये इसलिए दीवानी मामले कौन से होते हैं, सिविल कोड ही तो होते हैं। दीवानी मामलों में समान न्याय चाहिए भाई सबको। अच्छा भाई 6 से 14 नहीं आएगा इसमें कितना आएगा, 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए आएगा। 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या आएगा, 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल करनी है। अच्छा और सारे सही है भाई, ST OBC को और भाई सभी का जीवन स्तर को बढ़ाना है, कृषि पशुपालन को वैज्ञानिक ढंग से करना है, ये सारा वही है भाई। अच्छा नेक्स्ट देख लो भाई आपने 48A में क्या है, पर्यावरण और वनों को बचाना है। समझ आया, पर्यावरण और वनों को बचाना है। 59 में राष्ट्रीय स्मारकों को बचाना है। 50 से कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या करना, अलग करना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना है। हिंदी वाले बच्चे इस प्रकार आप अपना क्या करोगे, याद रखोगे। अब इंग्लिश वाले बच्चे सुन लो भाई कहां पे है, अब इंग्लिश वाले बच्चे सुन लीजिएगा कहां लिखा हुआ है। पहले किस प्रकार हमको चीजें याद रखनी है मैंने समझा दिया है आप लोगों को। ये डीपीएसपी ना 3 फेज में करना है। डीपीएसपी के जो आर्टिकल है कितनी फेज में करना है, 3 फेज में। देखो भाई इंग्लिश वाले बच्चे सुन लो, डीपीएसपी है ये, डीपीएसपी है ये भाई। देखो आर्टिकल, छोटा सा हिंट जानो बस, ज्यादा नहीं। यूसीसी के बारे में किसमें है, आर्टिकल 44। अच्छा भाई प्रोविजन है अर्ली चाइल्डहुड केयर, 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए केयर करनी एजुकेशन। कहां लिखा हुआ है, आर्टिकल 45 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 45 में लिखा हुआ है भाई। अच्छा 46 में देख लो क्या है, 46 में जो हमारे SC ST है या अदर वीकर सेक्शन है उनको देखभाल करनी है, आर्टिकल 46। आर्टिकल 47 में क्या है, इंप्रूव पब्लिक हेल्थ और उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करना है, आर्टिकल 47 में लिखा हुआ है भाई। आर्टिकल 48 देख लो भाई, एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री को वैज्ञानिक तरीके से करना है, यानी पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से करना है, यानी वो कृषि और पशुपालन का वैज्ञानिक ढंग से करना। जस्ट मैंने कहा हिंट जानना है भाई। 48 में क्या है, प्रोटेक्शन करनी है और इंप्रूवमेंट करने किसकी, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को इंप्रूव करना है। 49 में मोन्यूमेंट्स को इंप्रूव प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्शन किसकी, मोन्यूमेंट्स की। समझ आया। और अच्छा भाई 50 में क्या है, सेपरेशन है किसका, जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, है ना। और 51 में क्या है, प्रमोशन है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। बताओ भाई क्या आपको समझ आया, अरे समझ आया नहीं आया, याद हो चुका आप लोगों को।
याद हो चुका है। अब मैंने कहा जब भी डीपीएसपी याद रखोगे ना 3 फेज में याद करना। मान लो आप लोगों को ऐसा हो गया बहुत ज्यादा हो गए, तो पहला काम है आपको 44 से लेके 51 तक सारे के सारे याद कर लिए, फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लो भाई। अपनी कॉपी में एक एक बच्चे को अपने हाथ से लिखना है कि 44 से क्या था, 45 से क्या था, 46 से क्या था, 47 से क्या था, इस प्रकार लिखोगे। समझ आया। अब मैं आप लोगों को दूसरा फेज बता रहा हूं भाई। मैंने कहा था 3 फेज में इस टॉपिक को करेंगे भाई। अब 38, 39 और 39A ये 3 आर्टिकल सुन लो भाई। एक फेज हमारा अभी आ गया, ठीक है। सुनो भाई 38 में क्या है, 38 में क्या है दोस्तों, याद रखना सामाजिक रूप से, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। सामाजिक आर्थिक रूप से राजनीतिक रूप से सबको क्या मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। अब ये क्या है पॉइंट सुन लो पहले, यानी सोशली रूप से, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली किसकी बात करता है, जस्टिस की बात करता है। यानी ये आर्टिकल 38 ये कहता है भाई समाज में हर वर्ग को न्याय मिलना चाहिए, चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, किसी भी जात का हो। आर्थिक रूप से पैसे से भी कोई ऊपर नहीं होना चाहिए कोई नीचे, लेकिन डीपीएसपी ये बात करता है हम लोगों को ना आर्टिकल 38 पूरा करना है। जिस दिन ये ऐसा हो गया, अब आप देख सकते हैं हमारा डीपीएसपी क्या हो जाएगा, एक वेलफेयर सोसाइटी हमारे देश को बना देगा भाई। राजनीतिक रूप से भी किसकी बात करता है, ये न्याय की बात करता है, यानी हर आदमी इलेक्शन में लड़ सकता है, तभी तो राजनीतिक रूप से क्या होगा, न्याय होगा। तो सिंपल सी बात है, आर्टिकल 38 जस्टिस की बात करता है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से। सीधी सी बात है भाई, बताओ समझ आया नहीं आया। अच्छा भाई आर्टिकल 39 देखो भाई, आर्टिकल 39 में एक तो 39 है और एक 39A है, दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस में बार बार पेपर क्वेश्चन आए हैं, और कोई भी पेपर हो भाई, कोई भी एग्जाम हो, यहां से आप आना ही आना है। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं पॉलिटी के। देखो भाई 39 क्या है भाई, समान कार्य के लिए समान वेतन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। समान कार्य के लिए समान वेतन। अब ये क्या है, क्या लिखा मैंने, तो शॉर्ट फॉर्म में सीखो भाई, यानी इक्वल सैलरी होनी चाहिए भाई, इक्वल सैलरी होनी चाहिए किसकी भाई, मेल और फीमेल की, मेल और फीमेल की इक्वल सैलरी होनी चाहिए। ये वही है, पुरुषों और महिलाओं को ना समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। हमारे भारत में आज भी बहुत जगह ऐसा होता है कि मेल्स को ज्यादा सैलरी देते हैं, फीमेल को इतनी ज्यादा सैलरी नहीं देती, और जबकि काम दोनों सेम कर रहे हैं। तो आर्टिकल 39 यही कहता है भाई, इक्वल काम करवाओगे ना तो इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए, किसको, मेल और फीमेल को। कहां लिखा हुआ है आर्टिकल 39 में। अच्छा भाई 39A में क्या है, आर्टिकल 39A कहता है निशुल्क कानूनी सहायता, यानी जो लीगल हेल्प मिलेगी ना, निशुल्क कानूनी सहायता। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन बात कर रही है इनको हमको पूरा करना है हमारे देश में। तो निशुल्क कानूनी सहायता, सबको कानूनी सहायता ना, लीगल जो हेल्प है वो फ्री में मिलेगी। यानी जब भी मान लो हम कोर्ट में जाते हैं, आजकल तो हालांकि प्राइवेट वकील करते हैं तो बहुत सारा पैसा ले लेते हैं, लेकिन सरकारी वकील भी बहुत सारा पैसा लेते हैं दोस्तों, लेकिन चल रहा है। लेकिन लिखा हुआ है कि सबको कानूनी सहायता कैसे मिलेगी, निःशुल्क, यानी फ्री मिलेगी, फ्री लीगल हेल्प मिलेगी सबको। कहां लिखा हुआ है, 39A में लिखा हुआ है। तो ये तीनों आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। आर्टिकल 38 तो न्याय की बात करता है, सामाजिक आर्थिक राजनीति न्याय। 39 में क्या है, आप बोलोगे समान कार्य के लिए समान वेतन, फीमेल और फीमेल को। 39A क्या बोलता है, आप बोलोगे निःशुल्क कानूनी सबको क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। तो ये 3 आर्टिकल याद रखने हैं। तो इसको मैंने कहा था डीपीएसपी को 3 फेज में करोगे, पहला फेज था, दूसरा फेज था और तीसरा फेज था। पहला फेज तो ये था आर्टिकल 38 से लेकर, बस 3 आर्टिकल याद रखोगे। आर्टिकल सेकंड अब स्टार्ट होगा 40 से लेकर 43 तक, ये याद रखोगे। और फिर 44 से लेके 51 तक, ये तीसरे फेज में हम तीसरा भाग याद रखेंगे। तो मैंने ये तो करा दिया, ये भी करा दिया। अब मैं आ गया सेकंड पे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हर इसका फेज। अब यहां पे आपके सामने 40 से लेके 43 तक लिखे हुए, 40 से लेके 43 तक। पहले 43 तक पढ़ो, फिर 43A में देखेंगे और B में देखेंगे क्या है, ठीक है भाई। आगे सुनो भाई, बिल्कुल एक सीधी सी एक लाइन बन रही है, या मैं वहां बता देता हूं आप लोगों को जहां लिखा हुआ है। ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 है भाई, ठीक है। एक स्टोरी सुनना, बस एक स्टोरी समझनी है आप लोगों को, एक स्टोरी मैं बताऊंगा और उसी से हम याद रखेंगे भाई। इंग्लिश वाले बच्चे भी ध्यान से सुन लेना यहीं पे, ठीक है। और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है, फिर हम इसकी बात करेंगे। देखो भाई आपके सामने आर्टिकल देखो 36, 37 छोड़ देना मैंने कहा था। 38 में क्या था, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करता है, ठीक है। 38 का 2 है, ये छोड़ देना, ये कुछ नहीं है, वैसे याद रखो तो आने वाली से। अवसर की समानता भी इसी में आता है, 38 में ही। अवसर की समानता यानी आय, प्रतिष्ठा, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी। 39 मैंने बता दिया, पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। 39A वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 39A में निःशुल्क कानूनी सहायता याद रखोगे, पहले बता दी है।
39A क्या है? निःशुल्क कानूनी सहायता है। आप सुनो भाई, 40 से लेकर 43 तक मैंने आपको कहा था ये याद रखना है। देखो कैसे हम इनको याद करेंगे। एक बात आओ, मान लो भाई फॉर एग्जाम्पल 40 में है भाई, 40 में कहा गया है कि हर गांव में ना ग्राम पंचायतें होनी चाहिए, यानी ग्राम पंचायतों का संगठन, यानी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। किसका? ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। किसका? ग्राम पंचायतों का। पॉइंट सुन लो भाई, पॉइंट सुनना ध्यान से। देखो हमारा जब संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तब ना हमारे देश में आज जैसे देखते ना हर गांव में आप सरपंच प्रधान देखते हैं, नहीं देखते हैं? है भाई, है ना? उस टाइम नहीं थी। ये गांव में पंचायत सरपंच होने लगे हैं ना, ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1993 के बाद होने स्टार्ट हुए हैं। 1993 के बाद ही पूरे भारत में आप लोगों की ग्राम पंचायतें और ये तमाम चीजें आई है। इससे पहले बहुत ही कम जगह थी, बहुत ही नामात्र थी। राजस्थान में थी भाई, वो आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन मैंने बताया, मैं अगर आपसे पूछूं ग्राम पंचायतें कब से होना स्टार्ट हुई है हर गांव में पंचायत, आप बोलोगे 1993 के बाद, 1993 के बाद। लेकिन डीपीएसपी में लिख दिया गया था जब संविधान बनाना कि भाई हर गांव में आप लोगों को क्या बनानी है? पंचायत बनानी है। कहां लिखा था? डीपीएसपी में। और देखो इस बात को पूरा कर दिया भाई 1993 में हमारे देश की सरकार ने। तो दोस्तों ये वो बातें लिखी है जो हमारे देश के लिए ना एक विजन है सरकार के लिए। जो भी सरकार आती है उसके लिए एक विजन है भाई, तुमको ना ये बातें पूरी करनी है प्लीज। और जिस दिन जिस दिन 36 से लेकर 51 तक की बातों को पूरा कर दोगे ना, उस दिन तुम्हारी सोसाइटी वेलफेयर सोसाइटी हो जाएगी, यानी राज्य का कल्याण हो जाएगा। समझ आया? तो भाई ग्राम पंचायतों का संगठन करना है। कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 40 से लिखा हुआ है भाई, आर्टिकल 40 में। एक बात बताओ, मान लो मैंने फॉर एग्जांपल उसी से रिलेट करूंगा ये सारे के सारे। भैया बताओ, ग्राम पंचायतें बना दी पहले, कहीं पे मैंने ग्राम पंचायतें बना दी। या मान लो भाई एक बात बताओ, हमारा एक गांव है, समझ आया? गांव है फॉर एग्जांपल, वहां के लोग ना बिल्कुल बेरोजगार है, तो उन लोगों के लिए देश कुछ करेगा? नहीं करेगा भाई, करेगा। तो सबसे पहले मान लो मैंने एक कंपनी बना दी, फिर लोगों को काम पाने का अधिकार है या नहीं है? है भाई। और काम ना मानवोचित दशा में होना चाहिए। देखो पहले पॉइंट सुनो, पहले मान लो ग्राम पंचायत बना दी भाई, ग्राम पंचायतें बना दी, फिर ना हर आदमी को काम भत्ता पेंशन पाने का अधिकार है। हर आदमी को वहां पे जहां ग्राम पंचायतें बनाई ना, उनको लोगों को भत्ता भी, पेंशन भी, काम वर्क पाने का क्या है? अधिकार है। और भाई जो काम पाने, देखो काम भी मिल गया मान लो, और काम पता है कैसी दशा में होना चाहिए? मानव दिशा में, ह्यूमन कंडीशन में होना चाहिए। ये नहीं है कि कहीं भी काम करवा दिया, गटर में काम करवा दिया, कहीं काम करवा दिया। ह्यूमन कंडीशन में काम होना चाहिए। एयर क्वालिटी बढ़िया करो। फिर से देखो रिलेट हो रहे हैं भाई, 40 में पहले तो कोई चीज बना दी, फिर लोगों को काम पाने का अधिकार है, तो काम दे दिया ना, तो काम कैसी दशा में होना चाहिए? मानवोचित दशा में होना चाहिए। आर्टिकल 42 में लिखा हुआ है ह्यूमन कंडीशन में वर्क होना चाहिए। चलो भाई काम भी मिल गया, ह्यूमन कंडीशन मिल गई। 43 में ये है भाई, और सैलरी, फिर सैलरी की बात आएगी। देखो पहले तो ग्राम पंचायतें बना दी, ग्राम पंचायतें बनाने के बाद क्या हो गया? फिर हमको काम भी मिल गया। तीसरा, फिर काम ना बढ़िया कंडीशन में मिल गया। और फिर क्या है? सैलरी। फिर आती है सैलरी, यानी जो सैलरी हो ना भाई, गुजारा करने योग्य सैलरी होनी चाहिए, यानी जिससे आप लोगों की डिमांड फुलफिल हो जाए, मजदूरी ऐसी होनी चाहिए। ये कहां लिखा हुआ है? 43 में लिखा हुआ है। और कुटीर उद्योग होता है जो हमारी स्मॉल इंडस्ट्री होती है ना भाई, जो रेडी लगाते हैं, उनको भी प्रोत्साहन देना है। समझ आया? तो कुटीर उद्योग तथा गुजारा पाने योग्य मजदूरी होनी चाहिए। कहां लिखा हुआ है? आप बोलोगे 43 में लिखा हुआ है। तो क्या आप लोगों को 40 से लेकर 43 तक याद हुआ है? नहीं हुआ? पहले 40 से लेकर 43 तक याद करना है भाई, सीधी सी बात है। पहले दोस्तों याद करना है, किसी भी तरीके से करो भाई, और एक बार अपने हाथ से जरूर लिखना है, तभी ये चीजें, तभी ये आर्टिकल्स याद होंगे। ना तो बहुत सारे आर्टिकल है अभी तो। समझ आया? ये आर्टिकल कैसे याद रखोगे? या तो करना पड़ेगा। कभी ये सोचे मेरे से नहीं हो रहा भाई, भूल रहा हूं मैं, अरे हाथ से लिखो अपनी कॉपी में, एक बार याद करो, आते जाते अपने दिमाग में घुमाते रहो भाई, 41 क्या था, 42 क्या था, 43 क्या था। समझ आया? तो 40, 41, 42, 43 मैंने करा दिया है। 40 से ग्राम पंचायतें बना दी, फिर काम पाने का अधिकार है, फिर मानवोचित दिशा में काम होना चाहिए, और फिर निर्वाह योग्य मजदूरी होनी चाहिए 43 में। और 43A और देख लो भाई क्या है 43A, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देता हूं 43A में। 43A में भाई 43A में है जो वर्किंग है ना, यानी इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यानी ये है पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर इन इंडस्ट्री। एक बात तो बड़े बड़े उद्योगों में ना लेबर को कोई नहीं पूछता भाई, तो 43A में कहा है भाई कम से कम लेबर की हेल्प भी ले लिया करो, थोड़ा बहुत उनसे भी सलाह ले लिया करो, इंडस्ट्री में क्या करना है। तो वही है कुटीर उद्योगों में सहभागिता, यानी पार्टिसिपेशन करो किसका? लेबर का, इन इंडस्ट्री। ये कहां लिखा हुआ है? 43A।
दोस्तों एक पॉइंट सुन लो भाई, एक पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूं, जहां जहां भी आपको ना कहीं भी 43A मिले, देखो ये ए वाले कहां मिले हैं आपको, एक तो 39A था, 39A क्या था, निःशुल्क कानूनी सहायता, यहां पे लिख देता हूं, ये बात ध्यान से सुन लो भाई, आर्टिकल 39A, अच्छा भाई 43A और भाई 48A, ये तीनों याद रखना, ये तीनों ना 42वां संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, 1976 के तहत संविधान में क्या किए हैं, संविधान में क्या किए हैं, ऐड किए हैं। संविधान का मतलब है डीपीएसपी में हमने क्या किया है, इनको ऐड किया है। आपसे क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा 48A में क्या था बताना, आपको पता चल गया ना, प्रोटेक्शन करना है किसका, वहां फॉरेस्ट का और वहां वाइल्ड लाइफ का। 43A में क्या था, पार्टिसिपेशन बढ़ाना है लेबर का इन इंडस्ट्री में। 39A क्या था, निःशुल्क कानूनी सहायता करनी है। तो ये तीनों आर्टिकल किस संविधान संशोधन के तहत ऐड किए गए हैं, तो आप बोलोगे 42वां संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत ये डीपीएसपी में हमने क्या किए हैं, ऐड किए हैं। ये एक ही अमेंडमेंट याद रखना है डीपीएसपी से रिलेटेड, और कोई अमेंडमेंट याद नहीं रखना। क्या आपको समझ आया या नहीं आया भाई? तो ये आप लोगों का डीपीएसपी टॉपिक क्या हो गया है, खत्म हो गया। एक बार मैं फटाफट एक लास्ट रिवीजन लेता हूं, जल्दी से देखना भाई। 38 था, लेकिन इससे पहले भागना मत है, अभी मौलिक कर्तव्य के बारे में एक पॉइंट बताऊंगा सिंपल। चलो पहले वही बता देता हूं, फिर इस आर्टिकल पे आऊंगा 38 से 40 तक। देखो भाई, मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को पार्ट 4, पार्ट 4 पढ़ा दिया है, पार्ट 4। अब एक पार्ट 4A भी था, याद आया? सबसे पहले तो आपको भाग याद करने थे, मैंने बताया था भाई। पार्ट 4 किससे रिलेटेड था, आपने कहा डीपीएसपी से संबंधित था, ठीक है। पार्ट 4A किससे संबंधित है, तो आप बोलोगे फंडामेंटल ड्यूटीज है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। क्या आपको समझ आया? अच्छा भाई, डीपीएसपी हमने कहां से लिए है, डीपीएसपी हमने लिए है, पहले आर्टिकल बताओ डीपीएसपी कितने आता है, 36 से 51 में आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज किस में आता है, 51A में आती है। यह बात आप लोगों को मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं। अब आज की क्लास से सुनो, डीपीएसपी हमने कहां से लिए हैं, किस देश से हमने लिए हैं, आयरलैंड से लिए भाई। और मौलिक कर्तव्य कहां से लिए हैं, तो यूएसएसआर यानी रशिया से लिए हैं। आपसे क्वेश्चन आएगा भाई, मौलिक कर्तव्य हमने किस देश से लिए हैं, रशिया से लिए हैं। अच्छा, एक समिति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पेपर आता है क्वेश्चन। एक था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने पार्ट 4A संविधान में क्या किया है, ऐड किया है। संविधान में क्या किया है, ऐड किया है। और किस संविधान में ऐड किया, 42वां संविधान संशोधन, फिर से 1976 के तहत। अब ये मैंने क्या लिखा है, सब कुछ लिखा हुआ है, पहले पॉइंट सुन लो भाई। पहले मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान का भाग यानी हिस्सा नहीं था। मौलिक कर्तव्यों को कब ऐड किया है, तो आप बोलोगे 42वां संविधान संशोधन था 1976 में। एक कमेटी थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसने सिफारिश की कि भाई संविधान में ना पार्ट 4A को ऐड कर दो, वो है मौलिक कर्तव्य। और तब ऐड कर दिया, तो 4A ऐड किया, मौलिक कर्तव्य ऐड किए, और 51A आर्टिकल बनाया था। क्या आपको समझ आया? तो आपसे क्वेश्चन आता है, मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन के तहत संविधान का हिस्सा बनाया गया है? तो मौलिक कर्तव्य यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, कौन सा संविधान संशोधन हुआ भाई? आप बोलोगे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हमने ऐड किया है। देखो दोस्तों, 42वें के तहत ना मैंने 3-4 बातें बता दी आप लोगों को, क्या क्या सुन लो एक बार। 42 में बहुत सारी बातें हुई हैं। 42 के तहत 3 बातें अब तक मैं बता चुका। एक तो मैंने बताई थी आप लोगों को अनुसूची से रिलेटेड, याद आया कि राज्य सूची के 5 विषय कहां रख दिए गए, समवर्ती सूची में। यह भी कौन सा संशोधन था, 42वां भाई। अच्छा भाई, और दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, यानी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में जो हमने किए थे, आर्टिकल 42 था ये भी। अच्छा भाई, 42 की सेकंड बात हमने क्या पढ़ी, 42 में आप लोगों को अभी अभी बताया मैंने कि डीपीएसपी से संबंधित भी, डीपीएसपी में हमने तीन 43A या 39A या 48A, ये 3 अनुच्छेद, 3 आर्टिकल्स हमने ऐड किए। कौन से संविधान संशोधन तहत? फिर से 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। क्या आपको समझ आया? और तीसरा पॉइंट अब भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमने संविधान का हिस्सा बनाया, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। फिर से कौन सा संविधान संशोधन के तहत? आप बोलोगे 42वां संविधान संशोधन के तहत।
दोस्तों जहां जो बात आती है उसको वहीं पे याद रखो, मैंने आप लोगों को बताया था, सीधी सी बात है। अच्छा भाई, मौलिक कर्तव्य आपको पता चल गया। एक पॉइंट और सुनना, मौलिक कर्तव्य आज के समय है 11। कितने मौलिक कर्तव्य है? 11। लेकिन ओरिजिनली जब भी मैं बात करूं ना, पहले की बात होती है जब हमारा संविधान लागू हुआ था, ओरिजिनली 10 मौलिक कर्तव्य थे हमारे संविधान में। कितने मौलिक कर्तव्य थे? ओरिजिनली 10 मौलिक कर्तव्य थे। ओरिजिनली का मतलब है जब मौलिक कर्तव्य ऐड हुए। मौलिक कर्तव्य कब ऐड हुए हैं? 42 से संविधान संशोधन तहत भाई। क्या आपको समझ आया? जब हमने मौलिक कर्तव्यों को संविधान का हिस्सा बनाया तब कितने थे भाई? 10 थे। तो आपसे पूछा जाएगा तो ये बताओ ना, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ये हमने कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐड किया? तो एक संविधान संशोधन और याद रखना दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन हुआ है 2002 में। और आपसे क्वेश्चन आएगा, आप बोलोगे 11वां मौलिक कर्तव्य हमने संविधान का हिस्सा बना दिया, 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया, 11वां मौलिक कर्तव्य क्या किया गया? संविधान में ऐड किया। बताओ भाई, क्या आपको समझ आया? देखो भाई, अब मैं आपको दिखा देता हूं ये सारी चीजें कहां लिखी हुई है। यहां पे देखो, आपके सामने है ये फंडामेंटल ड्यूटीज। अब सुनो भाई, मूल संविधान में ना मौलिक अधिकारों की अवधारणा को तो रखा गया था, परंतु ना मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल नहीं थे। यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे पास फंडामेंटल राइट थे, ड्यूटी नहीं थी। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, फंडामेंटल ड्यूटी हमको कब दी गई है? तो भाई 1976 में दी गई। एक कमेटी थी, सरदार शरण सिंह कमेटी की सिफारिश पे संविधान में मूल कर्तव्य का एक अलग स्थान होना चाहिए। और फिर 42वां संविधान संशोधित है, इसे मौलिक कर्तव्य में क्या कर दिया? जोड़ दिया गया। और कहां से लिया है? हमने रशिया से लिया गया है 1976। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां है? भाग 4A में है, अनुच्छेद 51A में है। ये हमने पढ़ लिया भाई, यही बात बतानी थी आप लोगों को। तो ये टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो गया भाई। आप लोगों को सीधी सी बात है, क्या याद रखनी है? डीपीएसपी का एक एक आर्टिकल आपको क्या करना है? याद करना है। बताओ भाई, क्या समझ आया नहीं आया? क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? मेरे ख्याल से आज के लिए यही करते हैं, काफी हो गया भाई। डीपीएसपी याद रखना। अगली क्लास में मैं आप लोगों को फंडामेंटल राइट याद कराऊंगा, फिर अमेंडमेंट्स आएंगे, पार्ट 5 आएगा। तो इस प्रकार 3, 4, 5 टॉपिक आपको कराने हैं मेरे को पॉलिटी के, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ आया? चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अपना अगली क्लास से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।